पाकिस्तान के मायानाज स्नाइपर राजा ज़ीशान हैदर की हंगामा खेज दास्तान। वतन दुश्मनों से नबर्द आज़मा राजा ज़ीशान हैदर उर्फ SS और उसके जिगरी यार सरदार खान की मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने वतन की बका के लिए जिद्दोजहद। कदम कदम पर सनसनी और असरार के रंग लिए ऐसे वाक़यात कि सुनने वालों के सांस थम जाएं। स्नाइपर और स्पॉटर के बाद हाजिर खिदमत है इसी सिलसिले की नई कड़ी, स्नाइपर का तीसरा हिस्सा शूटर। आपके लिए पेश खिदमत हैं नए हंगामे, पुरानी दुश्मनियाँ, एडवेंचर, एक्शन और वतन के लिए जान कुर्बान करने का अज़्म रखने वाले सरफरोशों की दास्तान। रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक लाजवाल किरदार। अगले दिन हम बिमला की कार में आगे रवाना हुए। अस्पताल से उसने चंद दिनों की छुट्टियां ले ली थीं और अपने लिए BBC की खुसूसी रिपोर्टर का कार्ड बनवा लिया था, जिस पर उसकी तस्वीर भी चिपका थी। नाम की जगह मिस एलिजाबेथ लिखा हुआ था। एक अच्छे से कैमरे का बंदोबस्त भी उसने कर दिया था, क्योंकि मैंने उसका तर्जुमान होने के साथ कैमरामैन भी होना था। थोड़ा सा आगे आते ही वो SR-1 के मुतालिक मुस्तफसिर हुई। क्या ये ड्रैगनॉव राइफल से बेहतर है? उसके पास ड्रैगनॉव मौजूद थी। मेरे चेहरे पर धीमा तबस्सुम उभरा। मैंने कहा, ड्रैगनॉव की कारगर रेंज कितनी है? वो फख्र से बोली, 1000 मीटर। मैंने कहा, और SR-1 की कारगर रेंज 2000 मीटर है। वो बोली, क्या रेंज का ज्यादा होना हथियार के अच्छा होने की दलील हो सकता है? उसका इस्तिफसार सीखने का जज्बा लिए हुए था। मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं, इसमें और भी बहुत सी चीजें शामिल होती हैं और SR-1 हर लिहाज से ड्रैगनॉव से बेहतर है। उसने पुरतजस्सुस इश्तियाक जाहिर किया। बोली, मसलन? मैंने कहा, SR-1 छोटे बैग में पैक हो जाती है, फायर की दुरुस्ती ज्यादा है, इसकी टेलीस्कोप साइट ड्रैगनॉव की साइट से कई गुना ज्यादा दिखाव मुहैया करती है, कारकर्दगी के लिहाज से वजन बहुत कम है। मैं SR-1 की नुमाया खुसूसियात बताने लगा। वो तहसीन आमेज लहजे में बोली, बेहतरीन राइफल है। मैंने इंकिशाफ किया, कहा, लेकिन इसमें एक ऐसी खामी है जो इसकी तमाम खूबियों पर पानी फेर देती है। उसने फिर इश्तियाक से पूछा, वो क्या? मैंने फीके लहजे में कहा, इससे फकत 50 गोलियां ही फायर की जा सकती हैं। वो मुताज्जिब हुई। बोली, फिर इसके हुसूल के लिए इतनी तगदो करने की क्या जरूरत है? मैंने मुंह बनाते हुए कहा, जरूरत है तो कोशिश कर रहा हूं ना। उसने दुरुस्त अंदाजा लगाया। बोली, गोया जो राइफल आपके पास पहले से है उस पर 50 गोलियां फायर हो चुकी हैं, इसीलिए आप इसे एक नई राइफल से बदलना चाहते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, माशाल्लाह, काफी समझदार लग रही हैं। वो मुसिर हुई, बताओ ना। मैंने इस बात में सर हिलाया, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। वो गर्दन अकड़ाते हुए बोली, तो शागिर्द किसकी हूँ? मैंने टोकते हुए कहा, कुछ ज्यादा मक्खन नहीं लगाया जा रहा। उसने इंकिशाफ किया, पहले आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, मगर तकमील मिशन के बाद हमने थोड़ी बहुत तहकीकात की और जो मालूमात सामने आई उन्होंने पशेमान कर दिया कि आपकी मौजूदगी का कोई फायदा ही ना उठा सकी, वरना इतने दिन इकट्ठे रहे थे, मैं काफी कुछ सीख सकती थी, और कल एकदम आप सामने आए तो अपनी ख्वाहिश पर काबू न पा सकी और इजहार कर दिया। मैंने संजीदगी से कहा, तो फिर वक्त जाया नहीं करते, और मैं उसे स्नाइपिंग की तकनीकी बातें बताने लगा। 6-7 घंटे के तवील सफर में हमारा मौजूए गुफ्तगू स्नाइपिंग ही रहा। वो शौक, दिलचस्पी और तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनती रही। जहां समझ न आती सवाल कर लेती। बहुत सी बातें अमली तौर पर समझाने वाली थीं, वो बात के लिए मौखर कर दी। रास्ते में एक होटल पर रुककर दोपहर का खाना खाया और फिर हमारा सफर जारी हो गया। अहमदनगर कहीं दोपहर को पहुंचे थे। रात होटल में गुजार कर अगले दिन मुकम्मल तैयारी के साथ हिम्मतनगर रवाना हो गए, जहां नवाब नसरुल्लाह की रिहाइश थी। उसके बारे में मुझे ज्यादातर मालूमात ममता दीदी से मिली थी। बिमला ने काले रंग का 3 पीस सूट जेबतन किया हुआ था। आंखों पर नाजुक फ्रेम वाली ऐनक टिकी थी, जबकि कलाई पर सुनहरे डायल वाली जनाना दस्ती घड़ी बंधी हुई थी। हाथ में कीमती कलम और खूबसूरत सी नोटबुक थी। रिपोर्टर का रूप धारने के लिए ये लवाजिमात और लिबास जरूरी था। मैंने गले में कैमरा डाल लिया था। फोटो खींचने के बटन को दबाना कोई अलजबरा नहीं था कि मुझे मशक की जरूरत पड़ती। मेरा इरादा वहां से जल्द से जल्द SR-1 हासिल करके जोधपुर जाने का था कि वहीं से मुझे अगले हदफ के बारे में मालूमात मिलनी थी। कहते हैं, उमूमन हमारा रास्ता हमारी मर्जी नहीं, जरूरत तय करती है। उस वक्त मेरे साथ भी यही मामला था। वतन वापसी के बजाय दुश्मन मुल्क में मजीद क़याम और बिमला, जिससे दोबारा मुलाकात का कोई इम्कान न था, अब वो हम सफर बनी हुई थी।
नवाब नसरुल्लाह की रिहाइश को ढूंढने में हमें ज्यादा तगोदौ न करना पड़ी। वसी और अरीज हवेली के दरवाजे पर 2 चौकीदार मुतय्यन थे। हमारा मतमे नजर जानते ही एक चौकीदार बेनियाजी से बोला, बाद में तशरीफ लाएं, नवाब साहब 11 बजे जागते हैं। मैंने दस्ती घड़ी पर निगाह दौड़ाई। हिंद से 10 बजे की मंजिल को छूने वाले थे। मैं चौकीदार की तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा, हम इंतजार कर लेंगे। वो रुखाई से बोला, जुनेद साहब की इजाजत के बगैर हम किसी मेहमान को हवेली का दरवाजा अबूर करने की इजाजत नहीं दे सकते। बिमला ने मुंह बिगाड़ कर अंग्रेजी में कहा, हम वापस चले जाएंगे, मगर मुलाकात होने पर मैं नवाब साहब से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। मैंने उसकी बात का फौरन आसान हिंदी में तर्जुमा कर दिया। चौकीदार इतना बेवकूफ था कि उसे जरा भी ताज्जुब न हुआ कि जो लड़की हिंदी बोल नहीं सकती वो समझ कैसे लेती है। अलबत्ता वो परेशान जरूर हो गया था। मुझे रुकने का इशारा करके उसने इंटरकॉम उठाकर नवाब के दस्तेरास जुनेद से बात की। उसने गैर मुतवक्के तौर पर हमें अंदर आने की इजाजत दे दी। नवाब नसरुल्लाह की हवेली मुगलिया तर्ज तामीर का बेहतरीन नमूना थी। काफी पुरानी इमारत थी, अलबत्ता उसकी देखभाल बेहतरीन अंदाज में की गई थी। थोड़ी देर के बाद हम दीवान खाने में बैठे हुए थे। जुनेद 30-35 साल का जवान था। लंबी कामत, सुडोल जिस्म, मजबूत हाथ पांव। वो नवाब साहब का दस्तरास्त होने के साथ मुहाफिज भी था। शक्ल सूरत और रख रखाव से अच्छा खासा तालीम याफ्ता लग रहा था। हमें बैठने का कहकर उसने मुहज्जब अंदाज में पूछा, कैसे तशरीफ आवरी हुई। मैं पहले से घड़ी हुई कहानी बयान करने लगा। मदाम एलिजबेथ BBC की रिपोर्टर हैं। हिंदुस्तान के नवाबों, खानदानी रईसों और बड़े नसब वाले अफराद के बारे में खुसूसी फीचर लिख रही हैं। मुख्तलिफ नवाबों का इंटरव्यू कर चुकी हैं और इस सिलसिले में नवाब नसरुल्लाह साहब से मुलाकात को हाजिर हुए हैं। मेरा नाम आकाश चड्डा है और मैं मैडम का तर्जुमान और कैमरामैन हूँ। उसने मेहमान नवाजी का तकाजा पूरा करने के लिए पूछा, आप नाश्ता कर चुके हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोला, चाय कॉफी का बताऊं या कुछ और पीना पसंद फरमाएंगे? कुछ और से यकीनन उसकी मुराद शराब ही थी। मैंने अपने मंसूबे की तरफ कदम बढ़ाए। कहा, अगर मुमकिन हो तो हम नवाब साहब के जागने से पहले हवेली का जायजा लेना चाहेंगे। बाकी चाय वगैरह हम नवाब साहब के हमरा ही पीना पसंद करेंगे। उसने हैरानी से पूछा, इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा, मैडम ने नवाब साहब के बारे में तफसील से मजमून लिखना है। इस ज़मन में उनके शौक, उनके पास मौजूद नवादिरात, उनके घोड़ों, कुत्तों, हथियारों वगैरह की तस्वीर भी बनानी पड़ेंगी। उसके चेहरे पर हल्का सा तजब्जुब नमूदार हुआ। उसी वक्त बिमला ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, प्लीज एक्सेप्ट इट, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक तो लड़की, फिर विदेशी, ऊपर से हुस्न अदा का तड़का और सबसे बढ़कर उसका लोचदार लहजा और लजाजत भरा अंदाज। जुनेद मियां इनकार पर डटा न रह सका। चेहरे पर तबस्सुम बखेरते हुए कहने लगा, ओह, आप तो हिंदी बोल लेती हैं। शर्माने की अदाकारी करते हुए बिमला ने एक और कारी वार किया। बोली, थोड़ा थोड़ा, अलबत्ता समझ ज्यादा लेता है। जुनेद नशिस्त छोड़ते हुए बोला, खैर मैं आपकी हिंदी से बेहतर अंग्रेजी बोल लेता हूँ। वैसे भी उसका अंदाज तालीम याफ्ता होने की चुगली खा रहा था। अंग्रेजी में बात करके उसने मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी। बिमला ने खिलखिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, घोड़ों और कुत्तों को देखने के लिए चंद किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा, क्योंकि वो नवाब साहब के फार्म हाउस पर होते हैं। बिमला कता कलामी करते हुए बोली, नहीं, पहले हम हवेली देखना चाहेंगे, वहां नवाब साहब के हमरा जाना मुनासिब रहेगा। जुनेद ने मुझे नजरअंदाज करते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। तो चले। दोनों पहलू ब पहलू चलने लगे। मैं मुलाजिमों की तरह उनसे 2 कदम पीछे रहा। हवेली के अंदर इमारत काफी वसी थी। दीवान खाना हम देख चुके थे, लेकिन कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए बिमला उससे दीवारों के साथ लटकी पुरानी बंदूकों, तलवारों, ढालों के बारे में इस्तिफसार करने लगी और मैं उनकी तस्वीर खींचने लगा। वहां से निकलकर डाइनिंग रूम, नेमत खाना, खिल्लत खाना और पता नहीं किस किस खानों में घूमने लगे। इस दौरान बिमला ने बड़ी महारत और चाबुकदस्ती से जुनेद को अपनी ढप पर लाते हुए, कदीम हथियारों को जेर बहस लाते हुए जदीद हथियारों के बारे में इस्तिफसार किया। जुनेद बोला, नवाब साहब शिकार के बहुत शौकीन हैं और उनके पास मुख्तलिफ हथियारों का बड़ा जखीरा है। बिमला ने इश्तियाक जाहिर किया, क्या मैं देख सकती हूँ? जुनेद बिमला के इल्तिफात पाकर फूले नहीं समा रहा था और ये इतना बड़ा मुतालबा नहीं था कि वो इनकार कर सकता। बोला, क्यों नहीं? थोड़ी देर के बाद हम कोत यानी हथियार खाने में मौजूद थे। वहां दीवारों के साथ मुख्तलिफ हथियार टंगे थे और कमरे के बीचों बीच भी लकड़ी की मेजें रखकर हथियार सजाए गए थे। करीबन सारी स्नाइपर राइफलें मेजों पर रखी गई थी, क्योंकि स्नाइपर राइफल के साथ उमूमन 2 पाई जुड़ी होती है और टेलीस्कोप साइट का राइफल पर लगा होना तो लाजिम है। भारत की बनी विद्वांसिक और हंगरी की गेपार्ड एंटी मटेरियल राइफल, रूस की ड्रैगनॉफ, इसराइल की गैलेल, ऑस्ट्रिया की स्टायर,
इंग्लैंड की रेंज मास्टर और थंडरबोल्ट, अमेरिका की AS-50, बैरेट 107 वगैरह सजी हुई थी। एक कोने में SR-1 भी रखी थी। दीवारों पर AK-47, 708 mm, इंसास, M4, G2 वगैरह टंगी हुई थी। इतना बड़ा जखीरा देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। न जाने इतने हथियार रखने की नवाब नसरुल्लाह को इजाजत कैसे मिली। मुमकिन था उसने वो हथियार बगैर परमिट के रखे होते। आखिर इंडिया की पुलिस भी रिश्वत लेना कार सवाब ही समझती है। उमरा से चाय पानी के नाम पर जेब खर्च लेना कोई अनोखा या अजीब काम नहीं जिसकी वजाहत करने की जरूरत हो। बहरहाल हथियार जमा करना नवाब नसरुल्लाह का शौक था और एक साथ इतनी महबूबाओं को देखकर मुझे बेपाया मुसरत हुई। अलबत्ता मेरा मतमय नजर SR-1 का हुसूल था। राइफल पर कब्जा जमाने के लिए मुझे 2-3 मिनट का वक्त दरकार था और जुनेद की मौजूदगी में ये मुमकिन न था और इस बात से बिमला कौर भी अच्छी तरह वाकिफ थी। 2-3 राइफलों के मुताल्लिक चंद सवाल करके उसने अचानक पूछा, क्या यहाँ 2 कुर्सियां और एक तपाई रखवाई जा सकती है? जुनेद की हैरानी बजा थी। बोला, क्यों? बिमला उसे बांस पर चढ़ाते हुए लोचदार आवाज में बोली, बस मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ बैठकर चाय पीते हुए आपके हमरा चंद तस्वीर खिंचवाऊं ताकि नवाब साहब के खूबरू और बासलाहियत मुहाफिज का तारुफ इन खूबसूरत हथियारों के पस मंजर में करवा सकूं। जुनेद ने दस्ती घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए उलझन जाहिर की। बोला, ये इतना मुश्किल नहीं है, अलबत्ता हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट बचे हैं। नवाब साहब 11:30 बजे तक जनान खाने से बरामद हो जाते हैं। बिमला झट से बोली, आप एक मेज 2 कुर्सियां रखवाएं और चाय की खाली 2 प्यालियों से भी काम चल जाएगा। हमने तस्वीर बनवानी है, चाय थोड़ी पीनी है। वो चुटकी बजाते हुए बोला, आप मुझे बस 2 मिनट दें। बिमला दिल आवेज तबस्सुम से बोली, मैं मुंतजिर हूँ और इतनी देर में हथियारों का जायजा लेती हूँ। बाकी इनके बारे में तफसील तो आप ही बता सकते हैं। हमने तो हथियार बस फिल्मों में ही देखे हैं या कभी कभार पुलिस वगैरह के पास नजर पड़ जाते हैं। जुनेद ने कहा, आप फिक्र न करें, मैं समझा दूंगा। फखरी अंदाज में कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका दरवाजे से निकलना और मेरा SR-1 पर झपटना एक साथ हुआ। बिमला दरवाजे पर जाकर निगरानी करने के लिए खड़ी हो गई। मैंने जल्दी से मेज पर रखी SR-1 स्नाइपर राइफल को मुनासिब हिस्सों में खोला। अपनी पुश्त से बैग उतार कर अपनी राइफल के पुर्जे बाहर निकाल कर मेज पर रखे। नवाब साहब की SR-1 को बैग में मुंतकिल करके अपनी वाली राइफल को जोड़ने लगा। सारी कार्रवाई में मुझे 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। जुनेद की वापसी 5-6 मिनट बाद ही हो सकी थी। उस वक्त मैं और बिमला बैरेट 107 के साथ खड़े उसके पुर्जों को अनाड़ीपन से छेड़ रहे थे। उससे पहले बिमला ने अपने मोबाइल पर 5 मिनट बाद का अलार्म सेट कर दिया था। जुनेद के हमरा 3 मुलाजिम मौजूद थे जिन्होंने 2 कुर्सियां और एक मेज उठाई हुई थी। उनके कुर्सियां और मेज लगाने तक एक मुलाजिम चाय की प्यालियां वगैरह ले आया था। मैंने जुनेद और बिमला की चंद तस्वीर खींची। इसी दौरान बिमला का मोबाइल फोन बजने लगा। जुनेद को माजरत का इशारा करते हुए उसने मोबाइल फोन कान से लगा लिया। क्या? जी ठीक है, हम आ रहे हैं। चंद यकतरफा बातें करके उसने मोबाइल फोन पर्स में डालते हुए जुनेद से कहा, माजरत चाहती हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है। हम दोपहर को लौटेंगे और डिनर आपके साथ करेंगे। मेरा मतलब सिर्फ आपके हमरा। नवाब साहब का इंटरव्यू लेने के बाद आप अपनी रिहाइश पर उसका बंदोबस्त करते हो या किसी होटल वगैरह से खिलाते हो। शायद शब बसरी भी आपके यहाँ हो जाए। मानीखेज अंदाज में कहते हुए उसने जुनेद से पुरतपाक मुसाफा किया। उसकी पेशकश ऐसी नहीं थी कि जुनेद बेचारे को सवालो जवाब की हिम्मत होती। वो बस मुस्तरिब अंदाज में हाथ मलते हुए इतना ही कह सका, बिल्कुल, ये मेरे लिए एजाज की बात होगी, आप बस जल्दी आना। वो हमें छोड़ने दाखिली दरवाजे तक आया था। हम बिमला की कार में बैठकर वहां से निकल आए। ड्राइविंग सीट मैंने संभाल ली थी। जुनेद बेचारा हमारे दरवाजे से निकलने तक वारफ्तगी से हाथ लहराता रहा। सड़क पर चढ़ते ही बिमला ने कहकहा लगाकर पूछा, कैसा था? मैंने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। कहा, तुम औरतों के लिए मर्दों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। मुझे घूरते हुए उसने मुंह बनाया। बोली, सच कहा, मगर कुछ बेवकूफ बनने पर तैयार ही नहीं होते। मैंने बेनियाजी से कंधे उचकाए। कहा, शायद ऐसा ही है। उसने मौजू तब्दील किया। अब क्या इरादा है? मैंने सवाल लौटा दिया। मेरा इरादा तो पहले से मुतय्यन है, अपनी सुनाओ। उसने पेशकश की। अगर मेरे बड़ों से गुजारिश करो तो शायद आपके साथ जाने की इजाजत दे दें। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि किसी तहरीक के मकासद की तकमील के लिए कोशा रहूं। वो मुताज्जिब हुई। बोली, मोहतरम, मैं आपके मिशन को पूरा करने के लिए अपनी खिदमात पेश कर रही हूँ, न कि आपको कहीं ले जाने का मंसूबा बताया है। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, और मेरे मिशन की तकमील के बाद अगर तुम्हारे बड़ों ने मेरी खिदमात तलब कर ली तो किस मुंह से इनकार करूंगा। उसने खफगी से कहा, साफ कहें, मुझे साथ ले जाना नहीं चाहते। मैंने हकीकत खोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
البتہ کسی کے احسان کا بار اٹھانے سے پہلے جوابی خدمت کو اپنا دامن کشادہ رکھنا پڑتا ہے، اور میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ شاکی ہوئی، آپ کے کام تو میں آ چکی ہوں۔ میں نے کہا، اس کا بدلہ پہلے ہی چکتا کر چکا ہوں۔ تمہارا مطمئن نظر سنائپنگ کے متعلق کچھ نیا سیکھنا تھا، اور اس بارے میں تمہیں کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ مزید جو جاننا ہے بلا تکلف پوچھ سکتی ہوں۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے چپ سادھ لی۔ احمد نگر واپس پہنچ کر ہم نے ایک عام سے ہوٹل میں رات گزاری۔ اگلی صبح میں بملا کور عرف پشپا کماری سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ اس نے صاف گوئی سے تبصرہ کیا، بولی، گو ارادہ تھا کہ آپ کے ہمراہ تھوڑا عرصہ گزار کر سنائپنگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں، مگر آپ کچھ زیادہ ہی مطلب پرست بلکہ خود غرض ہیں۔ اپنے مقصد کے علاوہ کچھ کرنا تو درکنار، شاید سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یقیناً سنیتا جیسوال کی رہائی بھی آپ کا اپنا مطمئن نظر تھی، تبھی ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہوئے تھے، ورنہ پہلی ملاقات میں آپ نے مل کر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں اعتراف کیا، تمہاری رائے کو غلط فہمی قرار دینا غلط ہوگا۔ بیزاری بھرے لہجے میں بولی، زہر لگتی ہے تمہاری صاف گوئی، اور میرا جواب سنے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر ہوٹل کے واجبات وغیرہ ادا کر کے نکل آیا۔ SR1 کا بیگ میرے کندھوں پر لدا ہوا تھا۔ وہاں سے میں نے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا کہ ایک جاسوس کے لیے سفر کا یہ ذریعہ سب سے محفوظ ہوتا ہے۔ جس ڈبے میں میں سوار ہوا وہاں کافی بھیڑ جمع تھی، بھانت بھانت کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، مختلف بولیاں سننے کو مل رہی تھیں۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ادھیڑ عمر میاں بیوی اپنے 4 بچوں کے ہمراہ براجمان تھے۔ سب سے بڑے بچے کی عمر 12 سال کے بقدر ہوگی، باقی بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے۔ آغاز سفر ہی میں ان بچوں نے وہ ہنگامہ مچایا کہ دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ ماں کے ڈانٹنے اور باپ کے ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ ٹھکائی کرنے کو بھی وہ کسی خاطر نہیں لا رہے تھے، البتہ ان کا ساتھ گھنٹے ڈیڑھ کا ہی رہا۔ دوسرے تیسرے اسٹیشن پر ان کے اترنے سے یکسوئی تو نصیب ہوئی، مگر شغل میلہ ہاتھ سے جاتا رہا۔ بچوں کی شرارتوں میں بھی ایک سکون اور اطمینان پوشیدہ ہوتا ہے، خاص کر ہم جیسے پردیسی جو اپنے بچوں کے لیے للچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ غیر کے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر چند لمحے حالات کی گھمبیرتا کو بھلا کر ان کی شرارتوں میں کھو جاتے ہیں۔ قتیل شفائی نے تعزیت کی مناسبت سے کہا تھا کہ ماتم سرا بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے دکھوں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ پردیسی بھی بالکل اپنے بچوں کی شرارتوں کو غیروں کے بچوں کی حرکات و سکنات میں کھوجتے رہتے ہیں۔ جب اپنے نظر نہ آئیں تو ان کی شباہتیں ڈھونڈنے کو متلاشی نظریں غیروں اور بیگانوں میں بھی کئی مماثلتیں تاڑ لیتی ہیں۔ مجھے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کی قلقاریاں، اس کا چہکنا، ہنسنا، مسکرانا، توتلی زبان میں باتیں کرنا، بھاگتے ہوئے ڈگمگا کر گرنا اور سنبھلنے کی کوشش میں پھر گر پڑنا، سب کچھ یاد تھا، مگر وہ نظر سے اوجھل تھا، اور بیگانے ملک میں کوئی بھی اس عمر کا بچہ نظر آتا تو میری نظروں کا مرکز بن جاتا۔ بلا شبہ ایک فوجی کا وطن کی خاطر دشمن ملک چلے جانا ہی بہت بڑی قربانی دینے کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ہم پر تو یہاں ایسے لمحات بھی گزرتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ موت اتنے قریب آ جاتی ہے کہ اس کے لمس کا ذائقہ تک بندہ چکھ لیتا ہے، اور جب مختلف صعوبتوں، تکالیف، مصائب، مشکلات اور دشواریوں سے نبردآزما ہو کر وطن کا خدمتگار گھر واپس لوٹتا ہے، اور دشمن کے ایجنٹوں کی بڑھائی ہوئی باتیں اپنوں کی زبان سے اس کی سماعتوں تک پہنچتی ہیں، تب سوائے کڑنے، افسوس کرنے اور اذیت برداشت کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ ہم احسان فراموش قوم ہیں جو اپنے ہیروز کے کارناموں کو پرکھنے کے لیے غیر کی دی ہوئی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، جن کی سماعتیں وطن دشمن عناصر کے الزامات کو سننے کے لیے وقف ہیں، جن کی عقلیں حقائق کا ادراک کرنے کی بجائے بہتانات کو قبول کرنے پر مائل ہیں، جنہیں اپنے محافظوں کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہتھیار تو نظر آ رہا ہے، اس کا دہشت گردوں پر برسنا دکھائی نہیں دے رہا۔ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور دے، کیونکہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ جب اپنوں کی بات آئے پھر ہار جانے میں بھلائی ہوتی ہے۔ جودھ پور تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر تھا۔ ریل گاڑی وہاں رات گئے ہی پہنچی۔ ریلوے اسٹیشن ہی پر مسلمانوں کے ایک ہوٹل میں رات کا کھانا کھا کر میں پیدل ہی چل پڑا۔ انصاری صاحب نے مجھے شیوا مندر کے بڑے پجاری پنڈت دنیش رام سے ملنے کا کہا تھا، باقی ہدایات اسی سے ملنا تھیں۔ صبح کا انتظار کرنے کی بجائے میں نے اسی وقت مندر کا رخ کرنا بہتر سمجھا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے بلدیو نگر کالونی جانے کا بتا دیا۔ تمام راستے میں کھڑکی سے جھانک کر راستوں کی پہچان ذہن نشین کرتا رہا۔ گو رات کا وقت ہونے کی وجہ سے دکھاؤ مصنوعی روشنیوں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا، اس کے باوجود ایک سنائپر ہونے کے ناطے میں نے کافی معلومات یادداشت میں بٹھا لی تھیں۔ بلدیو کالونی آتے ہی ڈرائیور نے پوچھا، کہاں اترنا ہے بابو؟ میں نے آہستگی سے کہا، شیوا مندر کے سامنے اتار دو۔
4-5 मिनट के बाद उसने मुझे एक बड़े मंदिर के सामने उतार दिया। रात के उस वक्त भी कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही थी। दाखिली दरवाजे पर दरबान मौजूद था, मगर उसने मुझसे तारुज़ नहीं किया था। 1-2 बंदों से रहनुमाई लेकर मैं पंडित दनेश राम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया, मगर वहां मौजूद दरबान मुझे अंदर जाने देने पर तैयार नहीं थे। एक ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, महाशय, पंडित जी के सोने का वक्त हो चुका है, सवेरे दर्शन कर लेना। मैंने कदरे बुलंद लहजे में कहा, मुझे बहुत जरूरी काम है। दूसरा बेनियाजी से बोला, यहाँ कोई भी बगैर जरूरी काम के नहीं आता। मैंने पैंतरा बदलते हुए कहा, मगर उन्होंने मुझे खुद बुलाया है। पहला मशकूक अंदाज में बोला, झूठ मत बोलो, ऐसा होता तो हमें महाराज का हुक्म पहले से मिल चुका होता। दूसरा भी मुझे मुश्तबा नजरों से घूरने लगा। मैंने एतमाद से कहा, आप पूछ लें, उन्हें कहें आकाश चड्डा आया है। अगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तो वापस चला जाऊंगा। लम्हा भर घूरने के बाद मुझे वहीं रुकने का इशारा करके एक अंदर घुस गया। उसकी वापसी 2-3 मिनट के बाद हुई थी। बाहर निकलकर उसने मेरी तफसीली तलाशी ली और मुझे अंदर जाने की इजाजत दे दी। दरवाजे के अंदर होते ही अंदाजे के बरक्स एक हॉल दिखाई दिया था। लकड़ी के एक मुनक्कश दरवाजे के सामने एक और मुहाफिज मौजूद था। यकीनन वो पंडित जी की ख्वाबगाह का दरवाजा था। उसने भी मेरी अच्छी तरह तलाशी लेकर अपनी तसल्ली की और फिर कहा, अपना बैग यहीं छोड़ दो। मैंने बैग कंधों से उतार कर दीवार की जड़ में रख दिया। जिप के साथ मैंने 1 नंबरों वाला छोटा सा कुफल लगाया हुआ था, इसलिए ये खौफ नहीं था कि वो मेरे बैग की तलाशी ले सके। उसने मेरे लिए ख्वाबगाह का दरवाजा खोल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। कमेंट में इस कहानी के राइटर रियाज आकिब कोहलर और हमारी इस काविश के बारे में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।